हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट करेंगे। पिछले 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 पार्ट में हमने पढ़ा था बेसिक अबाउट योर इन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड जे थॉमसन मॉडल। एंड देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के को हमने फाइंड आउट करना सीखा था एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कॉन्सेप्ट से, और फिर उससे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, कुछ और न्यूमेरिकल्स, एंड देन फर्दर हम लोग कॉन्सेप्ट में आएंगे। इस थर्ड क्वेश्चन को आप देख सकते हो, यहाँ बोला है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट जो यहाँ दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C613, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो होगा 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो होगा, मास नंबर है 13, एटॉमिक नंबर है 6, तो ये हमारा आ जाएगा 7। ओके, तो सिमिलरली बाकी जितने सारे दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, Sr, सबका फाइंड आउट आप कर लो। ओके, ट्राई करना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास और मास नंबर। तो यहाँ डिफरेंट कंपाउंड है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है। तो देखो, याद रखना हमेशा एटॉमिक नंबर जो है ये आइडेंटिटी होता है एलिमेंट का। मास नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप एटॉमिक नंबर देखो और इस एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल में सर्च करो, तो ये एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का होगा उसका आपको नाम लिखना है। तो 17 जो होता है वो क्लोरीन का होता है, इसलिए देखो यहाँ इस तरीके से लिखा है एटॉमिक नंबर 17 और इसका मास नंबर है 35, तो मास नंबर को ऊपर लिखते हैं इस तरीके से 35। सिमिलरली 92 एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का, और इसका मास नंबर दिया हुआ है 233। एंड देन एटॉमिक नंबर Z2 होता है बेरिलियम का, यहाँ पे है 4। ठीक है, अगर यहाँ से आप फर्दर आपसे अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछे, न्यूट्रल एटम का, तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एटॉमिक मॉडल कैसा होता है थोड़ा बहुत सबसे पहले इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले हमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा, उसका आउटकम को समझना पड़ेगा, एंड देन उसका आउटकम जो है वही उसका मॉडल बन जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही थीन गोल्ड का फॉयल ले लिया था इन्होंने, इतना थीन कि उसका थिकनेस को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि सेवरल एटम्स का लेयर हो। मतलब आप सपोज करो एटम्स को अगर एक दूसरे के पास बिठा दो और देन उसका एक शीट बना दो, तो ऐसा शीट बना, ऐसा इतना पतला थीन शीट लिया गया था गोल्ड का। ओके, अगर आपसे कोई दिमाग में आपको क्वेश्चन आता हो कि गोल्ड ही क्यों लिया गया, आयरन ले लेते, सस्ता सस्ता मटेरियल है ना, एल्यूमिनियम ले लेते, गोल्ड ही क्यों लिया इन्होंने?
तो गोल्ड लेने का एक रीज़न ये है कि गोल्ड जो है इसको बहुत थीन फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं, बाकी बाकी दूसरे जो मेटल्स होते हैं उसको इतना थीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो गोल्ड का ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको बहुत पतला किया जा सकता है फिर भी ये टूटता नहीं है। ठीक है, तो एज्यूम किया गया कि इतना थीन गोल्ड का फॉइल है कि वो एटम्स का एक सीड बन गया। ओके, देन यहाँ पर एक लीड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा जाता है। ये जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, इसके ऊपर क्लास 12 में पूरा एक फिजिक्स का चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी। थोड़ा बहुत आप जान लो कि कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि यूरेनियम और रेडियम जो काफ़ी फेमस है, ये अपने आप अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल को एमिट करते रहते हैं। ठीक है, और ये रेडिएशन जो होता है काफ़ी डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, और ये चमकता हुआ भी दिखता है अगर ये विजिबल रेंज में आता तो। सो यूरेनियम रेडियम वगैरह जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने आप कुछ रे एमिट करता रहता है, और इस रे का नाम है अल्फा बीटा गामा। ये 3 तरह का रे इसमें से एमिट होता है। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एमिटर होता है, जैसे कि यहाँ पे जिस एलिमेंट को लिया गया है ये एक तरह का अल्फा एमिटर पार्टिकल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा पार्टिकल क्या होता है, हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। और अगर अभी आपको जानना हो तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, सो समझ में आया गोल्ड फॉयल क्यों लिए और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्यों रखा गया गोल्ड इस ब्लॉक के अंदर। क्योंकि देखो आप इस ब्लॉक के अंदर नहीं रखोगे ना तो चारों तरफ से रेडिएशन निकलेगी, और अगर जो बंदा यहाँ खड़ा होगा ये रेडिएशन उसमें भी पास अगर कर जाए तो वो उसके लिए काफ़ी डेंजरस होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट काफ़ी डेंजरस होते हैं, इससे एटम बॉम्ब बन सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस अल्फ़ा एमीटर को इस लीड ब्लॉक के अंदर रखा जाता है और इसमें एक छोटा सा छेद किया जाता है जहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल इधर अल्फ़ा रे जो है इधर गोल्ड फॉयल की तरफ जाए। गोल्ड फॉयल की तरफ जब ये अल्फ़ा रे जाता है तो उसके बाद इसके चारों तरफ एक डिटेक्टिंग स्क्रीन रख लिया जाता है जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है एक तरह का। मैंने ऑलरेडी फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होता है मैंने ये आप लोगों से ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी कोई रे जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके टच होगा तो वहाँ पे ग्लो करेगा वो, है ना। जैसे कि ट्यूबलाइट हमारा जो होता है या CFL बल्ब पहले वाले जो होते थे, कोई भी रे जाके उस पर टकराता था तो वो ग्लो करने लगता था। तो उसी तरह का एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का एक डिटेक्टिंग स्क्रीन बना दिया गया। आई होप अब ये सेटअप समझ में आया होगा आप लोग। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये अल्फा रे जा रहा है अंदर की तरफ और इस गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद मैक्सिमम जो है मैक्सिमम ग्लो जो है ये इसके पीछे वाले एरिया में यहाँ हो रहा है, ये इस एरिया में मैक्सिमम ग्लो हो रहा है। लेकिन 100% ग्लो नहीं हो रहा है। अगर मान लो 100% ग्लो होता मतलब इसके अंदर सारा जगह खाली ही है गोल्ड फॉयल के अंदर, इसीलिए पूरा अंदर चला जाता। लेकिन मैक्सिमम जो हो रहा है वो इसका ग्लो चारों तरफ बिखर जा रहा है इन इस डायरेक्शन में, और कुछ ग्लो सामने की तरफ भी होने लग रहा है। सामने की तरफ ग्लो हो रहा है इसका मतलब कुछ रे जो है टकरा के वापस आ रहा है, और कुछ रे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस चला आया तो ग्लो दिखाएगा ही नहीं। तो यही था इतना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है उसका आउटकम, उसका कॉन्क्लूजन। किसी भी एक्सपेरिमेंट को देख के आप क्या कॉन्क्लूड करते हो ये आपको एक अच्छा स्टूडेंट या अच्छा साइंटिस्ट या फिर एक अच्छा एनालिस्ट बनाता है। तो आप खुद इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इस एक्सपेरिमेंट से हमारा क्या कंक्लूजन निकल सकता है एटम के बारे में। क्योंकि अभी जो ये गोल्ड फॉयल है इसको आप क्या सपोज करोगे कि ये एटम का एक लेयर है बस, और इस एक्सपेरिमेंट को देख के आप क्या समझोगे।
ओके, इतना मैं बता दूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है ये एक तरह का पॉजिटिव रे होता है। अल्फा रे जो है, याद रखना है, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव रे होता है। ये हीलियम आयन के बराबर होता है, तो ये पॉजिटिव रे होता है। आई होप आपने सोचा होगा कि क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है। तो जो कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है वही हमारा ऑब्जर्वेशन होगा और वही हमारा मॉडल बनेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो बात यहाँ पे आ जाता है कि मैक्सिमम ग्लो जो हो रहा है, मैक्सिमम अल्फा रे जो हो रहा है, वो पूरा पास होके पीछे चला जा रहा था। यही मैंने कहा ना कि मैक्सिमम ग्लो पीछे की तरफ हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम रे जो है वो पीछे चला गया पास होके। तो इससे पहला कंक्लूजन ये मिला कि एटम जो है उसका ऑलमोस्ट 90% पार्ट तो खाली ही है। अगर 90% पार्ट खाली नहीं होता तो रे इतना सारा पीछे की तरफ कैसे चला जाता। तो पहला बात तो ये हमारा आ जाता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट इंटायर पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ देखो वही ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि 90 to 95% जो स्पेस है एटम का वो एम्प्टी है, मतलब खाली है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो कुछ ही स्मॉल एंगल के थ्रू, जैसे कि यहाँ दिख रहे हो, कुछ ही ऐसा फ्रैक्शन होता है जो कि स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और उसमें भी कुछ कम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं या फिर पूरा वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल एंगल से जब कोई चीज़ डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव रे, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ बढ़ रहा था, तो जैसे ही इसको कोई पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और ये उससे दूर भागने लगेगा। तो इससे समझ में आता है कि एटम के सेंटर पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज का कोड है जो कि बहुत छोटा है, लेकिन एक कोड है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव अल्फा रे जो है इससे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, देखो यहां से कंक्लूजन बनना शुरू हो रहा है। पहला कंक्लूजन, एटम का ऑलमोस्ट इंटायर पार्ट एम्प्टी ही है। ठीक है, दूसरा बात, एटम के कोर में पॉजिटिव चार्ज है जिसके वजह से अल्फा रे डिफ्लेक्ट हुआ। और थर्ड पार्ट, एक अल्फा रे कभी भी 100% पूरा बाउंस बैक तभी हो सकता है जब एटम का कोर जो हो काफी हेवी हो। तो इससे ये समझ में आता है कि ऑलमोस्ट एटम का इंटायर मास जो है वो उसके न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये जो तीन बातें मैंने कही, यही हो गया हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये रहा हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो देखो अभी जो हमने कंक्लूजन निकाला ये वही लिखा है कि नहीं, एटम हैज लार्ज एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्लियर। दूसरी बात, in the center of atom there is a positive charge as few positively charged alpha particles were deflected, ये भी मैंने कह दिया। थर्ड, the small positively charged particle occupy very little space as a very few alpha particle bounce back। तो ये जो कोर होता है ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो यही चीज जो मैंने बोला उसी चीज को यहाँ पे मॉडल में बना दिया गया है, इसको पढ़ लो। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वेयर कॉन्सेंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात, अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस रिवॉल्विंग विद वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है। और ये कोर जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने नाम दे दिया
न्यूक्लियस, इसको हमने नाम दे दिया, जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करना है उसको हमने नाम दे दिया ऑर्बिट। ठीक है, तो 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है और कोर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इज इट क्लियर? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स कंक्लूजन विच फॉर्म रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कहना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। सो इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का क्या डिफेक्ट है या क्या ड्रॉबैक है, क्या प्रॉब्लम है जिसको हम लोग एक्चुअल एटॉमिक मॉडल नहीं मान सकते? सो इसमें मेनली दो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, दो बड़े प्रॉब्लम, और इन प्रॉब्लम को ढूंढा था रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट ने, जिनका नाम है, जिन्होंने बोर एटॉमिक मॉडल फर्दर दिया। ओके, सो सबसे पहला जो इसका प्रॉब्लम है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इस मॉडल को अगर हम लोग फॉलो करें तो एटम स्टेबल होगा कि नहीं होगा यही हम नहीं बता पा रहे। ऐसा कैसे? तो सोचो, सबसे पहले यहाँ जो लिखा है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समझो। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यही कहा है इन्होंने। चलो, सही बात कहा, लेकिन मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी जो है, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी फर्दर जो आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, वो ये बताता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में अगर वो रिवॉल्व करे तो वो कॉन्स्टेंटली अपना एनर्जी लूज करेगा। मैंने क्या कहा? इफ अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल देन इट कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी। अगर ये एनर्जी लूज करे, अगर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी जब ये लूज करेगा तो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम नहीं पाएगा। अगर एनर्जी ये लॉस कर रहा है, यहाँ से एनर्जी निकल जा रहा है सपोज करो, तो ये अपना सर्कुलर पाथ भी इसका छोटा होते जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएगा, उसका एनर्जी कम होते जा रहा है, और एनर्जी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, इसका रेडियस भी छोटा होते जाएगा, और फाइनली ये जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी। तो रदरफोर्ड ने इस मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी से होने वाला डिफेक्ट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाए तो एटम एग्जिस्ट ही कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल जाएगा, वैनिश हो जाएगा, मतलब एटम वैनिश, खत्म। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब तुम एटम से बने हुए, तुम अभी यहीं बैठे हुए हो, अचानक से गायब, ये तो मैजिक हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो पहला जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंड में रिवॉल्व करेगा विदाउट लूजिंग एनर्जी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। ठीक है, दूसरा जो डिफेक्ट है ये पहला डिफेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल स्पेक्ट्रम का मतलब जान लो। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सिंपली एक ग्राफ जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में किसी वेव को अरेंज कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ बनता है इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बड़ा फेमस स्पेक्ट्रम तुम लोगों को पता होगा। अभी मैं किसी स्टूडेंट से अगर पूछूं व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो 9-10 में आप लोगों को पढ़ाया जाता है स्पेक्ट्रम इज अ वेव गेयर। लाइट को जब हम लोग
प्रिज्म से पास करते हैं तो अपना 7 कलर में टूट जाता है। 7 कलर का बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दैट इज ट्रू एक्चुअली, बट एक्चुअल डेफिनेशन स्पेक्ट्रम का सिर्फ विजिबल लाइट से ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे लाइट्स होते रेज होते हैं, जिसमें तो जैसे कि आपका कॉस्मिक रे, एक्स रे, इंफ्रारेड, यूवी लाइट, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, ये सब भी इस स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। तो जनरली फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ होता है, या वेवलेंथ वर्सेस एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ बनता है किसी रे का, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और कॉन्स्टेंटली एनर्जी एमिट कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कांस्टेंट नेचर का होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई फ्रीक्वेंसी है कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जो ग्राफ बनना चाहिए ये भी कॉन्टिन्यूअस नेचर का होना चाहिए। लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट नेचर का हो जाता है। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नेचर का नहीं होता है। प्रैक्टिकली जो देखा जाता है इसका स्पेक्ट्रम, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके, वो डिस्क्रीट नेचर का आता है, कॉन्टिन्यूअस नेचर का नहीं आता है। सो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कॉन्टिन्यूअस होता है। और लास्ट, इलेक्ट्रॉन का एटम में अरेंजमेंट के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज किया जाए। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो को लेंदी नहीं कर रहा हूँ मैं। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, और वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल ही आज सिंप्लिसिटी के लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कोई नहीं जान पढ़ता। आप लोग भी जब अप्लाई करोगे तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई करोगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू देन।